आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ संवाद स्थापित करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी। इनके बारे में कहा जाता है कि आपके कार्यकाल में लोकसभा के कामकाज के तरीके में कई बदलाव हुए हैं। संसदीय परंपराओं की बेहतरी के लिए डिजिटलीकरण से लेकर आम जनता को संसदीय कार्य प्रणाली की जानकारी देने तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। लोकसभा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर अपनी बात रखिए। ये जो IPU है और अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन, और इस संस्था की स्थापना 1889 में ब्रिटेन के एक MP थे, UK के WR क्रेमर, और एक फ्रांस के MP थे फेडरिक पेरी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इन दोनों को अगर आपको मैं बताऊं तो 1901 और 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और IPU की संस्था को हम एक लीड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पर जब ये देखा गया कि IPU के प्लेटफॉर्म से हम वैश्विक और ग्लोबल तरीके से विश्व के कई देशों के साथ मिलकर शांति और सद्भाव की बात कर सकते हैं, तो इसी को आधार मान के अगर आप देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले वर्ष IPU ने अपनी स्थापना के 130 वर्ष पूरे किए हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि वी क्रिएट ब्रिजेस टू मेंटेन पीस। 130 वर्ष के इस कालखंड के दौरान संसदीय लोकतंत्र की मजबूती में IPU की काफी भूमिका रही। इस भूमिका को आप कैसे देखती हैं और इसे मजबूत बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? जो 130 वर्ष जब पूरे हुए थे तो उसमें भारतवर्ष में और जो देश इसके सदस्य हैं, करीब 179 देश इसके सदस्य हैं, और इन देशों में जो इस दिवस को मनाने के लिए कई प्रोग्रामों का आयोजन किया गया था। हमारे यहाँ भी 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी होता है 15 सितंबर को, और उसके साथ इसको मिलकर के टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम हुए थे, और हमारी जो एक संस्था है प्राइड, उसमें भी प्रोग्राम हुए थे। इस दौरान जो हमारे देश संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कार्य करते हैं, उसका आपस में आदान प्रदान करना एक मुख्य विषय होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो 130 वर्ष पूरे करने का जो हमारा ये दिवस है, वो काफ़ी ज़ोर शोर से उस समय मनाया गया था। मैम, अंतर संसदीय संघ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं IPU की, इसमें 179 देश शामिल हैं। ये संस्था किस तरीके से काम करती है, और अगर हम अपनी संसद की बात करें तो हमारी संसद इस संस्था के साथ मिलकर किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इनका आपस में सहयोग रहता है? ऐसे होता है कि इनकी IPU के पास जो बॉडीज़ हैं वो एक गवर्निंग काउंसिल होती है, जो कि सलाहकार बॉडी है, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें कि 17 सदस्य होते हैं, वो गवर्निंग काउंसिल को रिकमेंडेशन देती है। तो नीति निर्णय जो लिए जाते हैं वो गवर्निंग काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं, और उसमें मुख्य रूप से जो प्रतिनिधि 3 प्रतिनिधि होते हैं, और बाकी उसमें फिर IPU के अध्यक्ष होती हैं जो अभी महिला हैं, गैब्रिएला कुवास, एंड अदरवाइज़ जो भी अध्यक्ष होंगे वो उसमें रहते हैं गवर्निंग काउंसिल में, और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं 17, जो कि अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो एग्जीक्यूटिव कमेटी मुख्य रूप से सभी जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है वो करती है और वो रिकमेंडेशन गवर्निंग काउंसिल को भेजती है और उसके बेसिस पे ये आईपीयू में कार्य किया जाता है। और भारत की संसद हो या किसी भी देश जो इसके सदस्य हैं, जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और इसमें स्टैट्यूटरी असेंबलीज़ होती हैं साल में 2 बार। इसके अलावा हर साल एक किसी देश में बारी बारी से बैठकें होती हैं, उसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है और ऐसे मुद्दे जो कि ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन विषयों को चुन करके सभी संसद के जो अध्यक्ष स्पीकर्स हैं और अपर हाउस के चेयरमैन हैं वो सभी भाग लेते हैं और वहाँ पे कई फोरम्स भी हैं, कुछ स्थायी समितियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो भी देशों के जो सांसदगण हैं वो करते हैं। तो हमारे सांसदों का जो एक महत्वपूर्ण इसमें भागीदारी है वो बहुत कहना चाहिए कि एक यूनिक है। और इस प्लेटफॉर्म के अलावा एक और संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, उसको कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन कहते हैं। और उसमें यद्यपि सदस्यों की संख्या केवल कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की है तो वो थोड़ी सीमित है, आईपीयू में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इस तरह से हमारे सांसदों की भागीदारी से इस जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैम, संसद के कामकाज को आम जनता से जोड़ने के लिए किए जाने वाले संसद का एक प्रयास संसद आपके द्वार के तहत अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? संसद आपके द्वार के तहत हम लोग ने कई कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की हैं। इसके अलावा आईपीयू में चूँकि आईपीयू पे बात हो रही है तो आईपीयू में 2 फोरम हैं। एक तो विमेन एम्पावरमेंट का फोरम है और एक यंग पार्लियामेंटेरियन का फोरम है। तो इसके लिए आईपीयू से वित्तीय योगदान भी मिलता है देशों को, जो बारी बारी से अपने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कराते हैं। और हमारे जो सांसद हैं इन दोनों ही फोरम में सदस्य हैं। जैसे पूनम बेन मादाम इसमें विमेन पार्लियामेंटेरियन फोरम में हैं और खड से जो हैं एमपी वो हमारी इसमें यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम में हैं। लोकतंत्र के विषय में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को शिक्षित करना भी संसद की जिम्मेदारी है। भारतीय संसद की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संसद इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? भारतीय संसद का काम ही है लोकतंत्र को मजबूत करना और मेरे मत में सारे ऐसे काम और प्रयास किए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से हमारे गवर्नमेंट का, हमारे सांसदगण का और जनता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उनके जो डिमांड्स के बेसिस पे लोकतंत्र में मजबूती आती है। जितने वो अपने स्थानीय समस्याओं को मजबूती से उठा सकते हैं संसद में और जितनी जानकारी उनको हम प्रदान कर सकते हैं जिससे कि जो डिबेट हो वो एक उच्च स्तर का डिबेट हो और देश विदेश की सभी जानकारियों का उसमें संकलन करके एक बहुत उच्च स्तर की व्यवस्था निकल कर सामने आए तो लोकतंत्र उससे ही मजबूत बनता है। क्योंकि जब वाद विवाद होता है, जब विचारों का आदान प्रदान होता है, वही असली लोकतंत्र है। मैम, पिछले कुछ महीनों से कोरोना का प्रभाव पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है और कोरोना ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है।
एक तरीके से इस वैश्विक महामारी के दौर में काम करने का जो तरीका है वो भी बदला है, कार्यप्रणाली में भी कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। और दुनिया भर में अगर मैं ऑफिसेज की बात करूं तो लोग घर से काम करने लगे हैं, यानी कि घर से काम करने का चलन ज़्यादा बढ़ा है। अगर भारतीय संसद की बात करूं, क्या भारतीय संसद में भी इस तरह के बदलाव अपनाने की कोई योजना है? हमारे संसद में पेपरलेस ऑफिस का जो एक कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी समय से प्रचलित हो रहा है और उसी के मद्देनज़र फरवरी 2018 से ये एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया था कि ज़्यादातर नस्तियाँ जो फाइल्स हैं वो ई ऑफिस में ही उनको चलाया जाए। तो धीरे धीरे हमारे सभी जो ब्रांचेस हैं उन्होंने ई ऑफिस में ही फाइलें भेजना शुरू कर दिया था। तो जब ये कोरोना का महामारी फैली और लॉकडाउन हुआ तो हमारे यहाँ पर मतलब मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे लोकसभा के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने आगे बढ़ करके इस चैलेंज को स्वीकार किया और हमने असिस्टेंट लेवल तक ई ऑफिस की एक्सेस दी और लोगों ने उसी पर घर से काम करना शुरू किया। तो हमने लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारा काम जो 23 मार्च को जब अचानक ही संसद का सत्र समापन करना पड़ा था, तो उसके जितने भी अपडेशन थे और जो हमारी वेबसाइट को अपडेट करना था और इस तरह के बहुत सारे काम, जो डिबेट था हमारा, सिनॉप्सिस थी, क्वेश्चन आंसर की बुकलेट निकलते हैं, हर चीज़ का यहाँ पे संसद में एक परंपरा है कि जब संसद सत्र समाप्त होता है तो उसका पूरा ब्यौरा और उसका एक सांख्यिकी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमें देना पड़ता है। तो वो सारे काम उस दौरान बहुत हुए। इनफैक्ट ऐसा लगता था जैसे कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो हम ऑफिस टाइम में करते थे वो ऑफिस टाइम गॉट एक्सटेंडेड इवन बियॉन्ड द ऑफिस आवर्स। मैम, 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो ऐसे में लोकतांत्रिक परंपरा कितनी मजबूत हो रही है? अगर बात की जाए तकनीक की या डिजिटलीकरण की बात करें तो आपको क्या लगता है कि लोकतांत्रिक परंपरा में क्या बदलाव आ रहे हैं और ये दोनों मिलकर कितनी मजबूती दे रहे हैं इस लोकतंत्र को? ऐसा है कि जब हम डिजिटली हम कांटेक्ट करते हैं तो एक ह्यूमन इंटरफेस कम होता है और उसकी वजह से जो उसकी समस्याएं हैं, जो फिज़िकल कागज़ों की जो समस्याएं होती हैं उससे हमें निजात मिलती है। जैसे कि नोटिस आया, नोटिस नहीं मिला या आपको उस पर सील लगाना है तभी उसको माना जाएगा, कितने बजे आया, ये हमारे रूल्स में बहुत स्पेसिफिक होता है कि 10 बजे तक देना ज़रूरी है या 10:30 बजे तक देना ज़रूरी है या सुबह 9 बजे तक देना ज़रूरी है या शाम को पहले दिन देना ज़रूरी है इतने बजे तक। तो जब ईमेल के थ्रू लोग नोटिसेस भेजते हैं तो उसमें टाइम दर्ज होता है और रिसीट भी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो एक तो ये सुविधा हमारे सांसद गणों को मिली हुई है और दूसरा उसको प्रोसेस करने में जो श्रम, टाइम और एनर्जी लगती थी, क्योंकि जो नोटिस आता है उसको फिर टाइप करना पड़ता है, तो टाइप करने की जो समय है उसमें भी बचत होती है। इसके अलावा जो ऑफिस में बहुत सारे काम थे उसको डिजिटाइज़ किया गया है, डिजिटल फॉर्म में शुरू किया है। जैसे हमारे यहाँ ई ऑफिस के अलावा, फ़ाइलों का चलने के अलावा FTS, जिसमें हमें मालूम है कि कागज़ किसके पास गया है, कहाँ रुका है, और जो हमारे जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी उसको भी हमने भारत सरकार के जो प्रथा है या जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हमने अपने यहाँ बहुत जल्दी उसको भी ऑनलाइन कर दिया है। तो उससे काफ़ी लोगों में उत्साह है और खुशी है कि उनकी जो भी सांसदों को भी मालूम है कि उनके कागज़ अगर हमने डिजिटल दिए हैं तो उसको कोई मना नहीं कर सकता है कि मिला नहीं है। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ को भी ये खुशी है कि
वो अपना काम समय पर कर सकते हैं और समय पर ही उनको परिणाम भी मिल जाता है। मैम, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कई अहम बैठकें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी डिजिटल तकनीक के द्वारा हिस्सा लिया है। अगर हम इस आगामी सत्र की बात करें तो लोकसभा में हर राज्य के लोग आते हैं और रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही होती है। सदन में सदस्यों की बड़ी संख्या है और हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना है। तो संसद का सत्र बुलाने में अब इस वक्त क्या मुश्किल आ सकती है? नहीं, सांसद गणों के लिए तो व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना ही है और जिससे कि वो अपनी बात रख सकें। सेंट्रल हॉल में भी व्यवस्था रहेगी, इसके अलावा कुछ कमेटी रूम्स में भी व्यवस्था रहेगी जहाँ से वो संसद की कार्यवाही को देख करके जब उनको अपनी बात रखनी है, पहले से लिस्टिंग भी हो सकती है या उस समय अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो अपना नाम दे सकते हैं। इन सब की व्यवस्था की जाएगी। पर पब्लिक लोगों की आवाजाही में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को ध्यान में रखते हुए ये मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा कमी की जाएगी और टेलीविज़न के माध्यम से, लोकसभा टीवी के माध्यम से ज़्यादा देखा जा सकेगा। ऐसा मैं व्यवस्था हम लोग रखेंगे कि सभी को देखने मिल जाए जो कार्रवाई हो रही है। मैम, कोरोना महामारी के दौर में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसे लेकर लोकसभा सचिवालय क्या कदम उठा रहा है? लोकसभा सचिवालय ने सभी सांसद गणों को समय समय पर जो भी उनकी आवश्यकताएं थी इस दौरान उसके बारे में संपर्क किया है और इसके चूँकि वो अपने क्षेत्र में थे और उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड-19, उनको वहीं से कोई चीज़ की आवश्यकता है तो वो व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जब कमेटी की मीटिंग्स वो करना चाहें तो यहाँ पे हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि जो भी कमेटी की मीटिंग्स बुलाते हैं उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म के साथ में यहाँ जो लोकसभा का जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर वो मीटिंग सुचारू रूप से कर सके। ये बात ज़रूर रही है कि जब उन्होंने मीटिंग की डेट दी है उस दिन पर्याप्त संख्या में सांसदगण नहीं आ पा रहे थे बिकॉज़ वो एक तो अपने क्षेत्र में बहुत व्यस्त थे और दूसरा फिर क्वारंटीन के जो नियम हैं उसका पालन करने के लिए उनको रुकना पड़ता, तो वापस जाने में उनको समस्या रहती। उसको देखते हुए अब जैसे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सब ट्रैवल खुल रहा है तो संभवतः ये बैठकें हो सकेंगी। चलिए वापस आते हैं। आईपीयू की बात हम कर रहे थे। आप आईपीयू की भी मेंबर हैं, सीपीयू की भी मेंबर हैं। संसदीय परंपराओं की मजबूती में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का अहम योगदान है। दोनों संस्थाओं का कामकाज और उनकी भूमिका किस तरह से अलग है, क्योंकि आपने उन दोनों संस्थाओं का काम देखा है? आईपीयू है वो बड़ा प्लेटफॉर्म है जैसा मैंने पहले भी बताया था, और जो सीपीए है उसमें सीमित सदस्य हैं। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ पहले रहे हैं केवल उन्हीं देशों की सदस्यता है उसमें। तो दोनों में फ़र्क ये हो जाता है कि वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा देशों के साथ हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो नंबर ऑफ़ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस है वो भी आईपीयू की ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन। बट कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जो संसद की परंपराएं हैं, चूँकि हमारी परंपराएं और हमारे नियम हमने यूके पार्लियामेंट से लिए हुए हैं, तो जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो परंपराएं या नियम वगैरह हैं वो सब एक जैसे हैं, तो वो मिलते जुलते हैं। उसमें एक दूसरे से जब हम एक्सचेंज करते हैं व्यूज़ का तो ये समझ में आता है कि वो भी हम में से ही एक हैं। जबकि जब हम आईपीयू के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, उसके अलावा उनके यहाँ के जो नियम हैं वो डिफरेंट हैं और उनकी प्रैक्टिसेस फ़र्क हैं। पर उसमें हमें सीखने को बहुत मिलता है कि हम अपने यहाँ क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोनों का अपनी जगह अलग अलग महत्व है। मैम, आईपीयू में भारत की सक्रिय हिस्सेदारी रही है।
अगर मैं बात करूं सर्बिया की, तो सर्बिया में आईपीयू की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने पहली बार हिंदी में अपना वक्तव्य दिया। उस बैठक में हिंदी गूंजी और कई अहम मुद्दे भी उठाए। सर्बिया में हुए इस सम्मेलन में भारत के प्रदर्शन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, आईपीयू में भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत रहती है, क्योंकि जो हमारी वोट की संख्या है वो सबसे अधिक है, क्योंकि वोट जनसंख्या के आधार पे तय होते हैं। तो हमारी जो वोट की संख्या है वो काफ़ी अधिक है। और हमारे जैसा कि आपने बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी ने सर्बिया की बैठक में भाग लिया और हिंदी में अपना जो भाषण था उसको दिया। पहली बार हिंदी में स्पीकर लोकसभा ने वहाँ पर भाषण दिया। तो उसका जो अनुवाद था वो हमने उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें इंटरप्रिटेशन कराया था, और इसलिए सभी उनकी बात को समझ सके और सभी ने उसको बहुत सराहा। इसके अलावा जो दो कमेटीज़ हैं उसमें हमारे यहाँ के सदस्य चुने गए सर्बिया की बैठक में। तो एक मिस्टर सस्मित पात्रा जो राज्यसभा से एमपी हैं, और निखिल खडसे, मैडम निखिल खडसे एमपी, जो एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ कमेटी है जिसमें सस्मित पात्रा जी सदस्य बने, उनको चुना गया। और यूथ पार्लियामेंटेरियन में मैडम रक्षा निखिल खडसे को चुना गया। मैम, भविष्य की आईपीयू असेंबली में भारत के योगदान को और प्रभावी बनाने के लिए क्या योजना है? देखिए, जो भी बैठक होती है वो उसमें पहले से विषय तय होते हैं, और उसमें हमारे देश की जो तत्कालीन स्थिति होती है और जो अच्छे उपाय किए गए हैं प्रगति के, उसके बाद उसकी झलक वहाँ पर पेश कर सकते हैं। ये एक अवसर देश को मिलता है, और वहाँ पे साथ साथ में बायलैटरल मीटिंग भी हम अपने जो साथी देश हैं उनके साथ कर सकते हैं। और जो देशों के बीच के मुद्दे हैं, दो देशों के बीच के मुद्दे हैं, उसमें भी बातचीत करके उन्हें आगे ले जा सकते हैं, और एक दूसरे के बीच में शांति सद्भाव बनाए रखने का और विचारों के आदान प्रदान का एक अच्छा मौका मिलता है। तो बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है। और जैसे हमने सर्बिया में एक सब्जेक्ट इमरजेंसी आइटम लिया जाता है, तो क्लाइमेट चेंज का लिया गया था, और उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं जिस विषय को, वो उस पर चर्चा होती है और बाद में उस पर रिजोल्यूशन अडॉप्ट होता है। तो क्लाइमेट चेंज पे भारत ने दिया पहली बार, और उसका वो सभी अधिकतम वोटों से जीता, और उस पर चर्चा हुई और उसके बाद में उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि सर्बिया में रही। मैम, कोरोना संकट के दौर में संसदीयता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? कोरोना की महामारी के चलते मानसून सत्र कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती लग रहा है, और माननीय स्पीकर लोकसभा के नेतृत्व में और उनके साथ लगातार विचार विमर्श और उनके जो निर्देश हैं उसके तहत कार्य करते हुए एक यही प्रयास है कि हम इस सत्र को सफलतापूर्वक और सभी के जो अपेक्षाएं हैं उस पे खरे उतरने का एक चुनौती है जिसको पूर्ण करना है, और उसके लिए कार्य करने के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है उसमें, क्योंकि ज़रूरी ऐसा लगता है कि कुछ कमी, वैसे तो कोशिश करें कि कोई कमी ना रहे, परंतु फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो गंभीरता को देखते हुए हम सभी मिल कर के उसको पूरा कर लें और उस कमी को और सत्र को सफल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमें इतना कुछ बताने के लिए। नमस्कार।
तो ये थी हमारे साथ लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, जिन्होंने आईपीओ पर अपने विचार रखे और साथ ही आज के दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस पर अपनी बात कही। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।